नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज एक किताब में लेकर आया हूं जिसके बारे में मैं कई दिनों से सोच रहा था कि बात करूंगा। किताब का नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। एक किताब है झुंपा लाहिड़ी की। 2022 में पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रकाशित हुई थी और उन्हीं दिनों मैंने खरीद के इसे पढ़ा था। मैंने पाया कि भाषा और अनुवाद को लेकर जितने सहज और मार्मिक ढंग से इस किताब में बात है, उसको पढ़ना अपने अनुभव संसार को नए ढंग से समझना है। झुंपा लाहिड़ी हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी की लेखक रहीं। बाद में वो इटली चली गईं और इटली में भी उन्होंने इटालियन में भी उन्होंने लिखना शुरू किया। तो अंग्रेजी की लेखक होने के साथ साथ इटालियन की लेखक होने के अलावा वो अनुवादक भी रहीं। पहले उन्होंने दूसरों की कृतियों के इटली से इटालियन से अंग्रेजी में अनुवाद किए और बाद में अपनी कृतियों का भी अनुवाद किया। आज ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स की बात हो रही है, अनुवाद के बारे में, और हम सब कितने तरह के अनुवादों की प्रक्रिया में जीते हैं, इसके बारे में ये एक कमाल की किताब है। अनुवाद को लेकर अपनी पहली दुविधा का जिक्र झुंपा लाहिड़ी करती हैं जब वो सिर्फ 5 बरस की थी। वो बताती हैं कि जब स्कूल में पढ़ती थी वो, तो मदर्स डे के दिन सब बच्चों को कार्ड बनाने को कहा गया और कार्ड पे लिखना था हैप्पी मदर्स डे मॉम। वो मॉम शब्द पे अटक गई क्योंकि वो बांग्ला में मॉम को मां पुकारती थी। उनको लगा कि वो किसको आवाज देंगी इस अनुवाद से। उन्होंने नहीं लिखा कि उन्होंने इसका क्या किया, लेकिन अनुवाद की ये दुविधा उनको घेरती रही। बाद के वर्षों में 2000 से उन्होंने लिखना शुरू किया और वो कहती हैं कि मैंने तब भी अनुवाद की दुविधा को महसूस किया और मुझे लगा कि मैं 2 भाषाओं में बटी हुई दुनिया की लेखक हूं और मेरा अंग्रेजी लेखन जो है एक तरह से मेरे लिए सांस्कृतिक अनुवाद जैसा है। 2015 में वो चली जाती हैं रोम और फिर इटली में काम करने की कोशिश शुरू करती हैं। उनसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि इटालियन क्यों, इटालियन में क्यों। वो इस सवाल का जवाब अपने भीतर भी खोजती हैं और पाती हैं कि वो एक ऐसी लेखक हैं जिसकी कोई मातृभाषा नहीं है। इसके बाद वो एक शब्द इस्तेमाल करती हैं, एक विशेषण, कि वो लिटरली ऑर्फेन्ड हैं, वो लिंग्विस्टिकली ऑर्फेन्ड हैं, यानी भाषिक रूप से अनाथ एक लेखक जिसकी कोई भाषा नहीं है, जिसके सिर पे कोई भाषा नहीं है। लेकिन यहां से जो इटालियन की यात्रा शुरू होती है उसके बारे में उन्होंने फिर एक लेख लिखती हैं, वो इन अदर वर्ड्स। ये लेख इस किताब में संग्रहित है और कई लेखों से असल में किताब बनी है, उनके अनुभवों पे जो उन्होंने अनुवाद किए उन सब को लेकर। तो इस किताब में वो बताती हैं कि इटालियन में काम करने का, इटालियन शब्दों को समझने का उनका अनुभव किस तरह का था। वो कहती हैं कि असल में जो जिद थी वो किसी झील को पार करने जैसी थी, कोई दीवार फलांगने जैसी थी, किसी समुद्र को परखने जैसी थी। एक पुल को, बच्चे को, प्रेमी को, स्वेटर को, इमारत को, ट्रायंगल, त्रिकोण को, इन सबको समझने और महसूस करने जैसी थी। यहां वो नहीं रुकते हैं, फिर उसके बाद इसी लेख में वो जिक्र करती हैं 3 रूपकों का, 3 मेटाफर का, जिसकी मार्फत वो भाषा में दाखिल होती हैं। ये 3 मेटाफर उनको 2 लेखकों की मार्फत मिले हैं, 2 लेखिकाओं की मार्फत। एक है लैला रोमानो और दूसरी इलीना फेरा। इन दोनों की किताबें पढ़ते हुए अचानक ये ऐसे शब्दों से टकराती हैं जिससे उनको लगता है कि अरे ये तो रास्ता है। एक मेटाफर इनके लिए दरवाजे का है। वो कहते हैं कि भाषा में बहुत सारे दरवाजे होते हैं। आप एक दरवाजे से दाखिल होते हैं, फिर दूसरा दरवाजा खुलता जाता है, फिर तीसरा दरवाजा खुलता जाता है, फिर आप उसके आगे जाते हैं, एक चौथा दरवाजा खुलता जाता है। वो बोलते हैं कि पहला दरवाजा मान लीजिए कॉम्प्रिहेंशन का है, दूसरा दरवाजा उसके लिखित रूप का है,
फिर एक एक शब्द का है। तो दरवाजे दरवाजे दरवाजे, और दरवाजे दो काम करते हैं, एक तो आपको रोकते भी हैं और दूसरा आपको दाखिल होने का अवसर भी देते हैं। तो इस प्रक्रिया में वो भाषा की दीवार, भाषा का घर अपना पहचानती चलती हैं। दूसरा रूपक उन्होंने इस्तेमाल किया है वो नेत्रहीनता का है। असल में लैला रोमानो बहुत कम देख पाती थी, तो उन्होंने अपनी डायरी में ये उल्लेख किया कि न देख पाना, नेत्रहीनता जो है विचार करने को नहीं रोकती है, बल्कि वो ज्यादा सजग बना डालती है। इन्होंने महसूस किया कि असल में इटालियन को लेकर, जिसको हम हिंदी में कई बार इतालवी कहते हैं, और मैं बार बार इतालवी बोलते बोलते रुक जा रहा हूं, तो इटालियन शब्दों को लेकर उन्होंने कहा कि एक तरह की नेत्रहीनता का अनुभव उनको होता रहा, जिसने उनको बहुत सारी चीजों के प्रति सजग बनाया। उन्होंने उससे उनको भाषा को देखने का अंदाज मिला। उनको यह ख्याल भी आया कि अंग्रेजी भी उनके लिए एक ऐसी ही नेत्रहीनता से उपजी भाषा थी, जिसको उन्होंने धीरे धीरे सीखा, जाना, जिस पे लिखना शुरू किया। बता दूं आपको कि वो पैदा तो इंग्लैंड में हुई थी, पली अमेरिका में, लिखा अंग्रेजी में, बाद में इटालियन में लिखने और अनुवाद का काम करने लगी। तीसरा रूपक जो इस्तेमाल करती हैं वो ट्रांसप्लांट का है। ग्राफ्ट शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, GRAFT, ग्राफ्ट, ट्रांसप्लांट, प्रत्यारोपण का। हालांकि वो कहते हैं कि इटालियन में जो शब्द है कुछ और है। वो कहते हैं कि असल में ये जो अनुवाद का काम है एक तरह की ग्राफ्टिंग है। फिर वो महसूस करती हैं आने वाले दूसरे लेख में, एक लेखक उपन्यास की भूमिका में लिखते हुए वो कंटेनर के रूपक पे जाती हैं कि कंटेनर जो है, शब्दों के भी कंटेनर होते हैं। कंटेनर वो जगह होते हैं बहुत कुछ आप ठूस के रख लेते हैं, भरते हैं, इकट्ठा करते हैं। इस कंटेनर को एक रूपक बनाती हैं। इसके बाद वो कहती हैं कि असल में मैं खुद भी इसके पहले, बल्कि इस लेख के पहले, एक रिस्की ग्राफ्ट की पैदाइश हूं, एक प्रत्यारोपण की, जो भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रत्यारोपण है। वो याद करते हैं कि अपने लेखन में वो इस प्रत्यारोपण का बार बार जिक्र करती रही हैं, इसकी यातना और इसका अनुभव वो लिखती रही हैं। वो कहती हैं कि असल में एक अनुभव को हटाकर उसी के अनुभव का दूसरा शब्द जड़ना एक प्रत्यारोपण का काम है, और उनके पूरे व्यक्तित्व पे ऐसे प्रत्यारोपण की कई छायाएं हैं। जो आखिरी बात तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि लेख में कई, किताब में कई लेख हैं अपने अनुभव को लेकर, दूसरे लेखकों के अनुभव को लेकर, अपनी किताब के अनुवाद को लेकर। वो कहती हैं कि अनुवादक का काम बहुत गंभीर और जोखिम भरा है। किसी सर्जन की तरह, जिसे अंग रोपण का, अंग प्रत्यारोपण का प्रशिक्षण है, रक्त प्रवाह को हमारे दिलों तक पहुंचाने की ट्रेनिंग है। वो बैकेट की याद करती हैं, ब्रॉडस्की को याद करती हैं, जिन्होंने अपनी किताबों के, अपनी कविताओं के अनुवाद किए। तो अनुवाद की प्रक्रिया पे, अनुवाद कोई आसान काम नहीं है। और हम सब, मुझे सलमान रुश्दी के भी एक लेख की याद आ रही है, उस पर कभी मैं बाद में बात करूंगा। उनकी किताब है फ्रेग्रेंस ऑफ ट्रूथ, उस पर कभी मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन झुंपा लाहिड़ी का ये काम, और झुंपा लाहिड़ी की भाषा इतनी सरल, इतनी सहज, इतनी प्रवाहमयी है कि उस किताब के लेखों से अलग आप उसकी भाषा से काफी कुछ सीखते जाते हैं। लगता है कि असली रस एक किताब पढ़ने का तो यहां छुपा है। ये सच है कि कई लेखों के संदर्भ, चूंकि इटालियन की हमारी जानकारी, या कम से कम मेरी जानकारी बहुत सीमित है इटालियन साहित्य की भी, तो उसमें कभी कभी बाधा आती है। लेकिन ये बाधा कहीं कहीं आने के बावजूद पूरी किताब का रस लेने से हमें नहीं रोक पाती है। हम एक बहुत अच्छी किताब पढ़ने के सुख से गुजरते हैं, और इसमें ये सुख भी शामिल है कि हम अपने भीतर भाषा के बनने को, अनुभव को भाषा में व्यक्त करने को, और अंततः अपने सांस्कृतिक प्रत्यारोपणों की कई प्रक्रियाओं को
क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो अंततः विस्थापितों की है। हम सब बेदखल लोग हैं, अपनी जड़ों से कटे हुए। ये बात शेम में सलमान रुश्दी ने भी लिखी थी। तमाम लेखक इस बात को अलग अलग ढंग से लिखते रहे हैं। तो हम प्रत्यारोपणों से बने लेखक हैं। तो इस बात को पहचानने की ये किताब पहचानने का किताब एक जबरदस्त मौका मुहैया कराती है। आप इस किताब को पढ़कर भाषा के प्रति, अपने व्यक्तित्व के प्रति, अपने चिंतन के प्रति और अनुवाद के प्रति भी ज्यादा सजग होंगे, ये उम्मीद है। शुक्रिया।